हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसे कि हम लोग पिछली बार आपके स्पीड कंट्रोल की बात करते थे डीसी मोटर में। हम लोग डीसी मोटर में दो तरह के मोटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। फर्स्ट इज शंट मोटर एंड सीरीज मोटर। हम लोग कंपाउंड मोटर्स की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल रूप से आपकी जो कंपाउंड मोटर्स जैसे कम्युनिटी मोटर्स और डिफरेंशियल मोटर्स ये इंडस्ट्री में इतना वर्क नहीं आती है और इस कारण के स्पीड कंट्रोल की ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन बात नहीं करेंगे। हम लोग आज के लेक्चर्स में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पीड कंट्रोल, वो भी शंट मोटर का। शंट मोटर के कंट्रोल में हमारे तीन तरह के कंट्रोल है जो कि बेसिक कंसेप्चुअल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल और फील्ड वोल्टेज कंट्रोल, और उसे कह सकते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। और थर्ड इज वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमारी है टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इन तीनों का आज हम यहाँ डिस्कस करने की रखेंगे, बट एज पर अ टाइम कंस्टेंट और क्योंकि हमें डिटेल एनालिसिस करनी है तो वी विल से दैट हम लोग सिर्फ दो टॉपिक को इस लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। और फर्दर जो हमारी मेथड है थर्ड मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जो कि फर्दर आपके रिस्पेक्टिव के अंदर आपकी फायरिंग एंगल कंट्रोल और बॉल डेनोट कंट्रोल इसके अंदर आएगा फॉर शंट मोटर कंट्रोल। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिटेल डिस्कशन। फॉर दिस वीडियो वी हैव ओनली टू कंट्रोलिंग मेथड, फर्स्ट इज आर्मेचर कंट्रोल एंड फ्लक्स कंट्रोल। लेट्स गो। Now talking about सीरीज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और इसे हम रियोस्टेट कंट्रोल भी कहते हैं शंट मोटर के केस में। यहाँ पर हमारा बेसिक आइडियोलॉजी ये होता है इस मोटर के कंट्रोल स्कीम में कि योर बैक ईएमएफ जो भी हमारे पास में होता है उसका फॉर्मूला होता है EB इक्वल टू VT प्लस IARA, VT माइनस IARA, सॉरी, माइनस IARA फॉर दिस प्रोसेस। यहां पर हम कहते हैं कि इनिशियली हम एज्यूम करके चलें कि सिस्टम में टर्मिनल वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। सो कभी सिस्टम में टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसके अक्रॉस की जितनी भी शंट ब्रांचेस, चाहे वो आपकी आर्मेचर की ब्रांच हो या भी फील्ड ब्रांच हो आपकी, उसके अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कभी फील्ड ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट है और उसमें जाने होने वाला जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो उसमें से जितना भी फील्ड करंट फ्लो होगा वो असल में एक जैसा बहेगा। इट मींस द फ्लक्स ऑफ ए डीसी शंट मोटर इन दैट पर्टिकुलर केस इट ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो हमें बोलेंगे जब जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा सिस्टम के अंदर इन डीसी शंट मोटर K5 फ्लक्स विल बी कांस्टेंट इन नेचर। ये हम पहला एजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारे टर्मिनल वोल्टेज के कांस्टेंट होने का हमारा K5 भी हमारा कांस्टेंट है। सेकंड चीज हम लोग क्या कह रहे हैं, एक और जो इक्वेशन हमारे पास में है EB इक्वल टू K5 ओमेगा, ये हमारे पास में इक्वेशन है। K5 हमारा K5 में फ्लक्स कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो भी बैक ईएमएफ है सिस्टम का इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड n। हमारी जो स्पीड है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखते हैं दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके कि किस तरह हम आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हमारे स्पीड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो इनिशियली हम लोग मान के चलते हैं कभी इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जो एडिशन लगाई है सीरीज में उसकी वैल्यू 0 है, तो हमारा जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा सिस्टम में वो हमारी जो इक्वेशन हमने पहले लिख रखी EB इक्वल टू VT माइनस IARA उसके अकॉर्डिंग कुछ होगा। लेट अस अज्यूम उसकी वैल्यू आपकी 220 होगी। ओके, नाउ आपने फर्दर कभी कोई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है आपके एक्सटर्नल में यूजिंग द रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर, तो आपका रेजिस्टेंस लेट अस अज्यूम 10 ओम हो गया है। इस 10 ओम के कारण जो वोल्टेज हुआ है, इस वोल्टेज ड्रॉप हुआ इस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर 10 वोल्ट हुआ है। सो इस कारण जो ओवरऑल हम लोग यहाँ से देखें कि हमने लेट अस अज्यूम हमने यहाँ से 230 वोल्ट कभी यहाँ से हमने दिया हुआ है वोल्टेज, और कुछ सीरीज रेजिस्टेंस जो हमारे पास में आर्मेचर का उसके अंदर भी जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट हो रहा है। ओके, तो हमारा जो नया बैक ईएमएफ बनेगा टू द इंक्रीज इन सीरीज आर्मेचर रेजिस्टेंस न्यू वोल्टेज ड्रॉप शुड बी 210। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज डाउन हुई है 220 से 210 की तरफ, तो हमारी जो स्पीड है लेट अस अज्यूम इनिशियली कभी आपकी 1500 आरपीएम स्पीड होगी, ड्यू टू दिस डिक्रीज इन वोल्टेज हमारी स्पीड भी हो सकता है 14 से 1500 से 1550 हो जाए आपकी।
तो हम यहाँ रिलेशन बताते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड इक्वेशन से, जहां हम कहते हैं एज द बैक ईएमएफ विल बी डिक्रीजेस स्पीड इन द सिस्टम विल बी डिक्रीज। तो किस जगह से डिक्रीज होगी, पहले ये बात क्वेश्चन आता है। तो हम बोलते हैं कि इसके पहले हम आपको बताया जब हमने टर्मिनल वोल्टेज सिस्टम में लगाएंगे और सिस्टम का फील्ड या फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, इसके पहले मैंने आपको बेस स्पीड की एक आपको डेफिनेशन समझाई थी। व्हेन एवर द टर्मिनल वोल्टेज and the field flux should be constant in the system, then the motor run at the base speed। मतलब इनिशियल फर्स्ट केस के अंदर जब हमने रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रखी है, उस समय मेरी मोटर है 1500 आरपीएम, इट मीन उसकी बेस स्पीड या रेटेड स्पीड पर चल रही थी। अब हमने जैसे ही उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज किया है, अब मेरी जो मोटर है वो उसके बेस स्पीड से कम की तरफ चलने लगी है। इट मीन्स हम यहाँ पर कहते हैं सिस्टम के अंदर जब भी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारी जो मोटर की स्पीड है उसकी बिलो बेस स्पीड पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कितने के नीचे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, कभी इसको हम 1500 आरपीएम मोटर को 100 आरपीएम या 200 आरपीएम तक भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दैट्स द पार्ट कि हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होगा तो उसको बिलो रेटेड स्पीड पे कंट्रोल करेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। इन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल हम बिलो रेटेड स्पीड हम मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ओके ना, ये बात तो हो गई कि हमने बिलो रेटेड स्पीड इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें एक और हमने जैसे कहा कि हम एनालिसिस पार्ट के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, हमने इनको कंट्रोल तो कर दिया है। नाउ व्हाट इज अबाउट कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट ड्राइव, और इस पर्टिकुलर हमारे रेजिस्टेंस को कंट्रोल होने से क्या कुछ ऑसिलेशंस आ रहे हैं सिस्टम में, क्या इसमें कुछ पावर लॉसेस और एफिशिएंसी हो रही है, उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको समझाने के पहले कुछ एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मान के चलिए इनिशियली हमारा जो रेजिस्टेंस है हमने जो लगाया सिस्टम के अंदर वो आर ए है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने सिस्टम में नहीं लगाया है। उस कारण इनिशियल हमारी जो करंट की वैल्यू है वो IA1 है। ठीक है, कभी सिस्टम में IA1 करंट घूमना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसी कारण कुछ टॉर्क की वैल्यू मेरे पास TE1 है। ओके, और इनिशियली हमने मान के चला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है मेरे जो लोड टॉर्क है जो मेरा मोटर पे टॉर्क लगा है वो उसके इक्वल है। ये कंडीशन हम लोग लेके चले हुए हैं हम लोग। ओके, ये तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है हमारे आर्मेचर के साथ में। वी विल ऐड सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओके इन सीरीज विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो हम जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐड कर देंगे हमारे सीरीज में तो उससे क्या इफेक्ट होगा, तो ये वाली इक्वेशन आप लिखिए, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें कह रहे हैं जिस तरह से हमने इनिशियली एज्यूम करके चले हम लोग कि हमारी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, हमारी स्पीड कभी ओमेगा 1 इनिशियली है तो बाद में भी ओमेगा 1 है हमारे पास में, और जैसे हमने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सिस्टम में आरजी ऐड करा है, तो हमारा जैसे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करा है, आरजी ऐड करा है, तो IA1 की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। नाउ IA वैल्यू विल बी डिक्रीज, नाउ IA1 will be decreases. Now what will be happen, कभी आपका सिस्टम के अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उससे क्या नुकसान और फायदा होगा। Now you will see this, एक एजम्पशंस लगा के देखिए अपने हिसाब से अब यहाँ पर। तो जब जब हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर आपके टॉर्क के अंदर इफेक्ट आएगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टॉर्क, तो सी आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है व्हेन फ्लक्स विल बी कांस्टेंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। इनिशियली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आर्मेचर पर डिपेंड था, और जैसे आर्मेचर करंट रिड्यूस हो रहा है उस कारण मेरा जो लोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जिस कारण की मेरे लोड को चलाने की कोशिश कर रहा था वो मेरा डिक्रीज हो चुका है। अब क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो मेरा कम है, किसके रिस्पेक्ट के अंदर, लोड टॉर्क के रिस्पेक्ट में कम हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब मेरी जो स्पीड है मोटर की जो ओमेगा 1 थी उसके रिस्पेक्ट में जो ओमेगा 2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बताइए आप लोग,
व्हेन आर्मेचर करंट विल बी डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस कंडीशन, और उस कारण के मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो लोड है जो मुझ पर मोटर पे लग रहा है रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो बड़ा हो चुका है। जब हम जानते हैं किसी चीज पे वजन बढ़ जाता है, ठीक है, मोटर पे कहीं वजन बढ़ जाता है रिस्पेक्ट टू जितना डेवलप टॉर्क है उसके रिस्पेक्ट के अंदर, तो जो मोटर की स्पीड है पहले वाली स्पीड के रिस्पेक्ट में घटना स्टार्ट हो जाती है। ओमेगा 1 विल बी स्मॉलर देन ओमेगा 2। अब इससे क्या होगा, अब स्पीड घटने से, तो हमें अभी आपको मैंने बताया था इनिशियल रूप से आपका जो फॉर्मूला था बैक ईएमएफ और आपकी स्पीड का बीच का, EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मैंने कहा था कि यहाँ पर सिस्टम में फ्लक्स को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। क्यों कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है। तो मेरे जैसे ही मेरा स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नया जो फ्लक्स है, मेरा जो नया बैक ईएमएफ की वैल्यू है वो भी मेरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो गई इसके रिस्पेक्ट के अंदर। ओके, EB2 विल बी स्मॉलर देन EB1। अब इस बैक ईएमएफ के घटने से क्या नुकसान होगा, तो इस बैक ईएमएफ के घटने का नुकसान आप आपकी सेकंड वाली इक्वेशन में देख सकते हो, जहां पर आप कहोगे कि आपका जो आर्मेचर करंट है, बेसिकली मैंने इक्वेशन आप लोगों को बताई थी, आर्मेचर करंट इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन RA, ये इक्वेशन थी हमारी इनिशियली रूप से। तो कभी सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, वो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, तो सिस्टम के अंदर जब आपकी बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ पर EB की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो नया जो आपका आर्मेचर करंट बनेगा, आपका जो नया आर्मेचर करंट बनेगा उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अनदर केस, अब आपका जो नया आर्मेचर करंट है, ठीक है, इट विल बी इंक्रीजेस, IA2 विल बी ग्रेटर देन IA1। ओके, ध्यान से देखिएगा, अब पहला आपका करंट डिक्रीज हुआ था, अब करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, वापस मेरा जो लोड टॉर्क की वैल्यू वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अभी लोड टॉर्क की वैल्यू क्यों बढ़ना, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी मेरी। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू क्यों बढ़ना स्टार्ट होगी, तो जैसे मैंने बताया इनिशियली रूप से मेरा TE इक्वल टू TL था, ठीक है, T किसकी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के इक्वल था, और जैसे आपने रेजिस्टेंस ऐड किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मेरा कुछ कम हो गया था लोड टॉर्क के आपके। तो इस वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क के इक्वल रखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर करंट का एडिशन दिया ताकि आपस में क्या हो सके, बराबर हो सके। So we will given some additional current such that electromagnetic torque is another at the steady state, वापस से अपने steady state पे पहुंच जाए, कहां पर T equal to TL के ऊपर। तो इस तरह से हमें कहते हैं कि एक वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस तरह से बढ़ेगा कि आपकी T की किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, TL की इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम लोग ये बात करेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कि इस पूरे सिस्टम में कि आपका जो आर्मेचर करंट है इस पूरे सिस्टम में, यहां से हम बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है आर्मेचर करंट का। इट डज नॉट बी रिड्यूस फॉर ऑल द टाइम, हमेशा के लिए रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो हमें कहते हैं कि हमारा जो आर्मेचर करंट है इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी कांस्टेंट। हमारे जब भी आप यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस लगाओगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल जब भी लगाओगे तो यहाँ पर आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिस कारण हम बोलते हैं कि इनिशियली हो सकता है कि कुछ आपके फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन आपको महसूस हो जाए आपको सिस्टम को रेजिस्टेंस बढ़ाने के दौरान, मगर आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहां से आप लोग लेके चलिए। जैसे मैंने आपको कहा सिस्टम में कभी आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है और सिस्टम का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो जो हम पावर दे रहे हैं मोटर सिस्टम को, किसको दे रहे हैं, मोटर को जो पावर दे रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा हमारे सिर्फ ऑसिलेशंस को खत्म करने के लिए, मतलब लोड टॉर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के वापस इक्वल रखने का हल्का सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, मगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और टर्मिनल वोल्टेज तो इनिशियली कांस्टेंट था। इट मींस इस तरह की जो आपकी जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है उसे हम कांस्टेंट पावर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, कांस्टेंट पावर मेथड या फिर कांस्टेंट ड्राइव बोलते हैं, हम इसे ड्राइव मेथड बोलते हैं।
जहां पर कि आपकी पावर की वैल्यू जो है, हम जो पावर इनपुट कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम जो पावर का इनपुट कर रहे हैं हमारी मोटर को, वो कांस्टेंट होता है। मगर इस सिस्टम का जो टॉर्क है वो क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट पावर मेथड, जो कि हमारी पावर मिल रहा है, इट शुड बी कांस्टेंट इन नेचर। नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पर कुछ और चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं आपको इस सिमेटिक के थ्रू, डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम इनिशियली नो लोड के ऊपर जब आपका सिर्फ आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो किस पर्टिकुलर एक लोड टॉर्क के ऊपर, कांस्टेंट लोड टॉर्क के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 1 पॉइंट, समझ लीजिए। आपने जैसी कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर ऐड किया, तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज डाउन हो गई, जो कि हमने पहले आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, टू टू द डिक्रीज इन बैक ईएमएफ। फिर फर्दर और आपने डिक्रीज किया, तो फर्दर और आपकी सेम लोड टॉर्क के ऊपर आपकी रेजिस्टेंस की स्पीड की वैल्यू और डिक्रीज डाउन होगी। फर्दर और कभी आप डिक्रीज डाउन करते हो एडिशनल रेजिस्टेंस डाल के, तो ये होता है कि जो आपकी स्पीड की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, मगर सेम पर्टिकुलर लोड टॉर्क के ऊपर आपकी टीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट दिस पर्टिकुलर आपने एडिशन किया, तो कुछ पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर आपको लोड टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स कभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कभी आपका 0 हो चुका है सिस्टम के अंदर, इट मीन्स कि आपका स्पीड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका लोड टॉर्क क्या करेगा, उसकी इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, सडनली मोटर ऑफ हो जाएगी, इस स्पीड के ऊपर आपकी ये स्पीड भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मोटर, तो सबसे पहला है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर का लॉस हो रहा है इस तरह की कंट्रोल में। तो इसको समझाने के लिए ये आपको बता सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि आपका जो बैक ईएमएफ है EB2 विद रिस्पेक्ट टू EB1, आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ी थी किसके रिस्पेक्ट में, EB1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां पर आपकी करंट की वैल्यू जो कि आर्मेचर करंट है वो कांस्टेंट है, और यहां पर भी आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, हम बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, इट मींस जो हम पावर डिलीवर कर रहे हैं हमारे किसके ऊपर, रोटर के ऊपर। हमारा रोटर का फॉर्मूला क्या होता है, रोटर के अंदर बैक ईएमएफ होता है और वहीं करंट जाता है। तो हमारा जो रोटर के ऊपर जो पावर है वो P2 हो गया, और पहले प्रीवियसली केस में पावर की वैल्यू कितनी हो गई, P1 हो गई। इट मींस मैं कह रहा हूं कि आपका जो टोटल पावर P था, जो कि हम लोग कहां से प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे सोर्स से प्रोवाइड कर रहे थे, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट। ठीक है, कभी मैं एजम्पशन के तौर पे आपको मैं बात करूं कि वहां से मैं इनिशियली आपको दे रहा था 100 वॉट, कितना दे रहा था, 100 वॉट कभी मैं दे रहा था। तो पहले वाले केस के अंदर उसकी जो पावर का यूज करा किसने, डीसी शंट मोटर ने इस्तेमाल किया, वो किया 80 वोल्ट, और किसको दे दिया, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के रूप में उसको इस्तेमाल करवा दिया। मगर सेकंड केस के अंदर अब ये जो पावर है जो हमें इस्तेमाल करके लोड को चलाने में काम आ रही है, वो 60 वोल्ट हो गई। इट मींस जो पावर का लॉस हुआ है, हमारी जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है, उसके बीच का लॉस पहले वाले केस में कितना हो, बताओ, पावर का लॉस कितना हो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में पावर का लॉस हुआ 20 वोल्ट का, और सेकंड वाले केस में हुआ है 40 वोल्ट का। इट मींस हमें बात करते हैं जो 20 वोल्ट का जो आपको लॉस यहाँ पर दिख रहा है दोनों के बीच में, कि P1 और P2 के लॉस के अंदर जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, पावर लॉस पहला और पावर लॉस दूसरा, तो ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया है, जो कि आपका जो ड्रॉप दे रहा है वो कौन सा ड्रॉप दे रहा है, I2R एक्सटर्नल का कुछ आपको यहाँ पर ड्रॉप दे रहा है सिस्टम के अंदर, जिस कारण के एक्स्ट्रा आपको I2R लॉसेस दिख रहे हैं, जो कि हमारे एज ए मशीन के रूप में बहुत ही खराब है, जिस कारण के जब हम इनपुट अपॉन आउटपुट के रूप में जो कई इफिशिएंसी डिनोट करेंगे सिस्टम के अंदर, इट मींस आपका इनपुट क्या है 100 वॉट है, आउटपुट आपका क्या इतना है मोटर का आया, सेकंड केस में 60 आया है, पहले वाले केस में कितना था, 80 था,
कितने के रिस्पेक्ट में? 100 वॉट जब हमने लिया था पहले, सेकंड वाले केस में एफिशिएंसी 60% हो गई और सेकंड वाले केस में कितनी होगी? 80% होगी। इट मींस जब इस तरह का आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज डाउन हो जाती है। ओके, सेकंड चीज जो और समझना है इससे हमें कि इस तरह का जो कंट्रोल है हमारा, ठीक है, आपका डीसी शंट मोटर का जो कंट्रोल है, इट विल बी वेरी बैड टू द मोटर, ठीक है, बिकॉज कि आपके मोटर के अंदर आईएसओ लॉस मतलब हीटिंग लॉसेस हो रहे हैं। कभी सिस्टम में आपने बहुत ज्यादा आपने लॉसेस करवा दिए हैं सिस्टम में, तो मोटर का यूज करने का कोई भी काम नहीं रहेगा। सो इट शुड बी यूज एट पर्टिकुलर सब स्पीड कंट्रोल। हमने जब स्पीड कंट्रोल की बात करते हैं तो मैनेजेबल टाइम तक हम उसको रखते हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ से कि डीसी शंट मोटर के आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में आपको लोअर एफिशिएंसी मिलती है। ओके, और क्योंकि इसके अंदर आपकी लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। दूसरी चीज, इसका जो रेगुलेशन है बहुत ही पुअर है, ठीक है, विद फिक्स कंट्रोलर रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पर कि आपको एक डीसी शंट मोटर दी है जिसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस 2 वाट और ये ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पीयर के करंट को एट कांस्टेंट टॉर्क लोड ऑफ 1250 आरपीएम। नो लोड जो करंट ड्रॉ करा है इसने 1 एम्पीयर का करंट ड्रॉ किया है। इनिशियली फर्स्ट केस में चलते हैं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 15 वॉट है, इसके ऊपर एडेड है सीरीज टू आर्मेचर। फाइंड द मोटर स्पीड विद लोड टॉर्क एज अबाउ। ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड रेगुलेशन। हमें स्पीड रेगुलेशन बताना है, हमें बताना है अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 वॉट कभी शंटेड कर दिया आर्मेचर के अक्रॉस और 10 वॉट इन सीरीज विद सप्लाई लाइन। ओके, कैलकुलेट द लोड स्पीड एंड स्पीड रेगुलेशन। और आपको कंपेयर करना है कि फर्स्ट और सेकंड केस में कितना पावर का लॉस हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, इट इज गुड फॉर यू। लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल, जहां पर कि 230 वोल्ट का डीसी शंट मोटर दिया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इनिशियली आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है। इनिशियली कंडीशन दी है कि 5 ओम का आपका आर्मेचर करंट है, क्योंकि कांस्टेंट लोड टॉर्क है जहां पर की स्पीड आपकी 1500 आरपीएम है। इनिशियली दे रखा है कि आपकी जो नो लोड के ऊपर स्पीड है वो 1 आरपीएम है। तो स्टार्ट करते हैं इसका तीनों पार्ट को हम स्टार्ट करना। तो पहली चीज आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आपका नो लोड का करंट यहाँ पर इसलिए दे रखा है ताकि आप यहाँ पर नो लोड स्पीड निकाल सकें और नो लोड स्पीड से स्पीड रेगुलेशन निकाल सकें। और आपको फुल लोड के केस या फिर आपको रेटेड केस से रखा है ताकि आप रेटेड केस के ऊपर रेटेड स्पीड निकाल सकें, ताकि आपका हमारी जो स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है नो लोड अपॉन फुल लोड अपॉन नो लोड, वो उससे स्पीड रेगुलेशन निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जहां पर कि आपके सिस्टम के अंदर आपका आर्मेचर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास में, आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, एक आर्मेचर आपको दिया हुआ है जिसका कुछ बैक ईएमएफ आपको निकालना है दोनों केस के अंदर, और आपके पास में फील्ड है आपके सिस्टम के अंदर। 230 वोल्टेज आपको अप्लाई करा गया है सिस्टम के अंदर, ये कांस्टेंट इन नेचर है, इसको बदल नहीं सकते आप लोग। आपको बोल रखा है कि आपके पास सिस्टम के अंदर 5 एम्पीयर करंट फुल लोड के ऊपर चल रहा था, ठीक है, और इस समय स्पीड थी आपकी 1250, ठीक है। इसको एफएल लेके चलिए, फुल लोड स्पीड मान के चलिएगा। ओके, इस समय आपकी स्पीड थी 1250। ओके, इस पर्टिकुलर केस पे कभी हम लोग बैक ईएमएफ की बात करें सिस्टम की, कि फुल लोड के केस के अंदर आपकी सिस्टम की बैक ईएमएफ कितनी होगी, EB1 मान के चलने से। सो आपके पास में 5 एम्पीयर का करंट है, इनिशियली आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है और 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वी कैन इजीली सेट इट कि 220 वोल्टेज कुछ यहाँ पर आपका ड्रॉप हो रहा होगा सिस्टम के अंदर, 220 वोल्ट का बैक ईएमएफ चल रहा होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि EB इक्वल टू K5, आपको यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी हम लोग मान के चलेंगे कि K5 कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, EB की वैल्यू ये दे रखी है। अब
केस बाय केस चलते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला केस जहां पर कि आपको बोल रखा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम का ऐड करना है आपको सीरीज में यहाँ पर, ठीक है। इस केस के अंदर आपको बोल रहा है कि इनिशियली नो लोड की करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 एम्पीयर करंट है जो आप लोग ड्रॉ कर रहे हो सिस्टम के अंदर। सो बाय दिस केस आप कभी बैक ईएमएफ निकालने की कोशिश करो। पहले इस पर्टिकुलर केस के लिए इसको आप EB2 मान के चलें। बैक ईएमएफ 2 आपकी आ जाएगी 230 वोल्ट माइनस आपका जो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर है। आपका जो इस समय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, टोटल रेजिस्टेंस जो आपके आर्मेचर में दिखाई देगी वो होगी 1, आपका जो रेजिस्टेंस है 15 प्लस 2 17 ओम का रेजिस्टेंस होगा, 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा होगा। सो 213 करीब आपका वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा इस केस में, पहले वाले केस में। और इस समय आपकी जो स्पीड की वैल्यू है, कभी आप लोग यहाँ पर निकालना चाहें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं व्हाट शुड बी द स्पीड। तो यहाँ पर आपके पास में है EB2, आपका जो बैक ईएमएफ की वैल्यू है कितनी है 213, और आपकी बैक ईएमएफ पहले आपके पास दिया हुआ था EB1 इक्वल टू आपका नो लोड की स्पीड, पहले की स्पीड कितनी थी आपको पता नहीं है, वो आपको निकालनी है इस समय नो लोड के केस में। N02 बोल लीजिए इसे आप लोग, और आपको इस समय मालूम थे 1250। ओके, कभी इस स्पीड को मैं निकालने की कोशिश करूं रेडियन पर सेकंड के अंदर, कभी मैं इस 1250 को कभी रेडियन में कन्वर्ट करूं, तो आई थिंक सो इसकी वैल्यू आएगी 130.9 रेडियन पर सेकंड। ओके, 130.9 रेडियन पर सेकंड इसकी वैल्यू आएगी। सो कभी हम इसको रेडियन पर सेकंड में इसकी नो लोड की स्पीड निकालें इस केस के अंदर, ठीक है, नो लोड स्पीड निकालें तो आ जाएगी 126.8 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब सेकंड केस में हमें बोला है कि किसी रेटेड लोड टॉर्क के ऊपर, ठीक है, आपकी करंट की वैल्यू वापस ले लीजिए 5 एम्पीयर करंट हो गई है, ठीक है। उस केस के अंदर वापस आपका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू वही है 15 प्लस 2 17 ओम रेजिस्टेंस है। अब आप बताइए, जैसे आपने फुल लोड लगाया है सिस्टम के अंदर, सो फर्दर चेंज स्पीड का कितना हुआ है, तो हमने कहा कि जैसे हमने इस फुल लोड के केस के अंदर कभी आपने स्पीड को देखा, ठीक है, तो नई फुल लोड की स्पीड जो आपके पास में हुई है, इसको NL2 नाम दे दो, उसकी स्पीड हो गई 86.3 रेडियन पर सेकंड। वो आपने कैसे निकाला, तो वापस सेम केस, आपको बैक ईएमएफ 1 दिया हुआ है 220 वोल्ट, आपको बैक ईएमएफ 1 की वैल्यू रेडियन में दी है 130। ओके, कभी आपको आर्मेचर करंट और आरटी की वैल्यू दी है, तो आप बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला EB इज इक्वल टू VT माइनस IARA। इस फॉर्मूले से आप बैक ईएमएफ निकाल सकते हैं, और पहले और दूसरे बैक ईएमएफ को जब आप एडिशन करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी बैक ईएमएफ। और इस बैक ईएमएफ आप कहां रख सकते हैं, यहां रख देंगे वापस आप लोग। पहला वाला बैक ईएमएफ 220 आपको मालूम है, देन यू कैन फाइंड आउट द सेकंड स्पीड। तो आपने नो लोड की पहले की आरपीएम की वैल्यू निकाली, सेकंड की वैल्यू आपने यहां पर आ चुकी है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द स्पीड रेगुलेशन। हम जब स्पीड रेगुलेशन की बात करें तो 126 माइनस 86 अपॉन 126.6 इसको हम करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 46.9%। दैट शुड बी अ स्पीड रेगुलेशन जो कि हमारे सिस्टम में आएगी। अब हम बात करें सेकंड वाले केस की बात, तो इसे हम लोग ट्यूटोरियल में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सेकंड वाले केस को, फिर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। नाउ moving toward our particularly second method that is called field control method, जहां पर कि हमें फ्लक्स का कंट्रोल करके या फिर हमारी फील्ड को कंट्रोल करके हमें क्या करना है, सिस्टम में ये बताना है कि आपका स्पीड कैसे रेगुलेट हो रही है या फिर चेंज हो रही है सिस्टम। सो इन दिस सिस्टम आप लोग यहां पर देखेंगे अंडर द स्टेडी स्टेट रनिंग कंडीशन, कभी हम लोग ये मान के चले
अंडर स्टडी स्टेट रनिंग कंडीशन मान के चले कि आपका टर्मिनल वोल्टेज सिस्टम का कांस्टेंट है और किसी फील्ड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, हम मान के चलते हैं कि सर वो फील्ड के अंदर करंट आ रहा है कांस्टेंट है, जिस कारण की जो फ्लक्स लग रहा है, फ्लक्स बन रहा है बैक ईएमएफ बनाने के लिए, वो भी कांस्टेंट हो रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, इट हम जो बैक ईएमएफ की बात करते हैं, EB इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi अपॉन n। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारी स्पीड का रिलेशन है वो दो तरह से। पहला रिलेशन हमें बता सकते हैं, कभी हमें बोल के चले कि आपकी बैक ईएमएफ किसी भी तरह से सिस्टम में कांस्टेंट मान के चले, तो हमारी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्लक्स से। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हम बैक ईएमएफ को कैसे कांस्टेंट बनाए रखें। तो बैक ईएमएफ को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमारे पास तरीके क्या हो सकते हैं। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस IR। हमें मालूम है कि जब तक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया एडिशन में, तब तक आपका रेजिस्टेंस जो होगा वाइंडिंग का वही कांस्टेंट होगा, अनटिल अनलेस कभी हमें मान के चले कि हमारा सिस्टम का लोड टॉर्क, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क आपस में कांस्टेंट है, हमने कभी भी लोड की टॉर्क को चेंज नहीं किया है, तो हमारा आर्मेचर करंट जो बनने वाला है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा सिस्टम में स्टेडी स्टेट के ऊपर। IA विल बी कांस्टेंट। और हमें बोलना चाह रहे हैं कि हमें मोटर की रेटेड स्पीड वोल्टेज पे ही हम उसको चला रहे हैं, देन VT विल बी कांस्टेंट। देन हम कह सकते हैं कि ओवरऑल EB की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कभी ये सारे केस लेके चले जहां पर कि हमारा सिस्टम का लोड टॉर्क कभी कांस्टेंट है और उसको रेटेड वोल्टेज पे चला रहे हैं, तो हमारा बैक ईएमएफ कांस्टेंट होगा और बैक ईएमएफ मेरा सिस्टम का कांस्टेंट होगा, तो हम कहते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी फ्लक्स से। इट मींस हमारा सिस्टम के अंदर कभी फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारी स्पीड डिक्रीज डाउन होगी। मगर क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम फ्लक्स को इंक्रीज करें। फ्लक्स को इंक्रीज करने का तरीका यही है, मैं आपको जैसे इसके पहले केस में कहा था, फ्लक्स को इंक्रीज कब कर सकते हैं, जब हमारे पास में कोई ऐसा कोई तरीका हो जहां पर हम फील्ड करंट को बढ़ा सकें। और फील्ड करंट कब बढ़ सकता है, जब हम उसके अंदर कोई टर्मिनल वोल्टेज अलग से ऐसा लगा सकते हैं बढ़ाने का। मगर अभी तो मैंने आपको कहा कि हमने टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट करके चलना है। तो ये जो पहला वाला केस है फ्लक्स को इंक्रीज करने वाला, वो कभी भी हम लोग शंट मोटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीज करना। हम फ्लक्स की वैल्यू को कैसे डिक्रीज डाउन कर सकते हैं, हम जब फील्ड की करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। फील्ड की करंट को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग, वी कैन रिड्यूस द फील्ड करंट बाय एडिंग सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन योर फील्ड। हम फील्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के हम लोग फील्ड करंट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज डाउन कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलरली फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंट्रोल से हम लोग इजीली हमारे सिस्टम के फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना जरूरी है। यहाँ पर इसके अंदर हमें कहते हैं कि हम यहाँ ओवरऑल टर्मिनल के वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं हमारा, मगर हम तो ये कहते हैं कि सर ये जो VF है, ये जो फील्ड का जो ब्रांच वोल्टेज है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसे तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो वोल्टेज लग रहा है जिसको हम बोलते हैं, इसको VFF आप मान के चले, ठीक है। कभी ये VFF वोल्टेज है, इसमें से जाने वाला जो करंट है, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि सिस्टम में कितना रेजिस्टेंस और कितना वोल्टेज है। ओके, तो कभी हम इस सिस्टम के अक्रॉस, इस पर्टिकुलर फील्ड शंट ब्रांच के अक्रॉस कभी हम एक्स्ट्रा एक एडिशनल रेजिस्टेंस पुट कर दें यहाँ पर, और इस रेजिस्टेंस कुछ इस तरह पुट करें कि हमारा जो फॉर्मूला हो जाए वो इस तरह से हो जाए कि VF इज इक्वल टू VFF। VFF मीन्स वो वोल्टेज जो कि हमारा लग रहा है फील्ड की वाइंडिंग के अक्रॉस, और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो कि मेरी ब्रांच में हो रहा है, किसके अंदर, जो कि हमने एक्सटर्नली लगा रखी है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि S हमारा VF की वैल्यू तो कांस्टेंट है सिस्टम के अंदर, VF इज कांस्टेंट इन नेचर, ओके। और मेरा जो फील्ड फ्लक्स वोल्टेज है, फील्ड फ्लक्स है हमारा सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं IF अपॉन RF से, ओके। इसके अंदर VFF को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फील्ड फ्लक्स करंट मल्टीप्लाई बाय RF से।
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंट्रोल को IF अपॉन RF से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। R एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर दिया आपका। तो यहाँ पर मुझे फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर, इट इज VF अपॉन, मतलब जो फील्ड शंट ब्रांच वोल्टेज है, इट्स रिस्पेक्ट टू RF प्लस R एक्सटर्नल। तो आप ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो जो फील्ड करंट आपको यहाँ सिस्टम में दिखाई दे रहा है, इट विल बी रिड्यूस्ड डाउन। ओके, इट विल बी रिड्यूस्ड डाउन। सो वाइस वर्सा, कभी आपका सिस्टम के अंदर ये फील्ड करंट की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो रही सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ इस करंट क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है IF के अक्रॉस, वो भी रिड्यूस डाउन होगा वोल्टेज, वाइस वर्सा ना। एज द कभी हमें मान के चले कि VF की वैल्यू इनिशियली कांस्टेंट है, और कभी ये एक्सटर्नल वोल्टेज आपका इंक्रीज डाउन हो रहा है, तो कभी आपकी फील्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली रूप से डिक्रीज होगी, और कभी आपका फील्ड फ्लक्स का आपका सिस्टम में डिक्रीज डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला जो फ्लक्स है आर्मेचर EA के अंदर जाने वाले फ्लक्स है, वो भी रिड्यूस डाउन होगा, फ्लक्स विल बी रिड्यूस डाउन इन नेचर। और जैसे मैंने इसकी प्रीवियसली बताया है कि स्पीड उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पीड अबाउट द बेस स्पीड। हम अबाउट बेस स्पीड या स्पीड को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, तो हम इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मगर कुछ सावधानी, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें और कितनी भी हमारी मनमानी से स्पीड को यहाँ पर ले सकते हैं। कभी हम बहुत ही ज्यादा हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, कभी कभी इन सम केसेस हमारे सिस्टम में इनस्टेबिलिटी और पोअर कम्यूटेशंस भी हमने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे हम जनरलाइज तौर पे हम लोग डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, जहां पर हम 2 पॉइंट आपको यहाँ पर प्रूव करूंगा। फर्स्ट थिंग कि हमारी जो मोटर है ये कांस्टेंट टॉर्क मशीन है, इट इज अ कांस्टेंट टॉर्क मशीन या कांस्टेंट ड्राइव मशीन है हमारी ये, ठीक है। और दूसरी चीज, और यहाँ पर जो इसका आर्मेचर करंट है वो वेरिएबल इन नेचर है, ठीक है। ये दोनों चीज यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे इस नेक्स्ट थिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आपको जो V1 वोल्टेज इज नथिंग बट जो वोल्टेज मेरी फील्ड वाइंडिंग का अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो जैसी मेरी K5 की वैल्यू यहाँ पर दोनों में चेंज हो रही है, आप यहाँ देखोगे पहले तो मेरा नो लोड का जो स्पीड है वो चेंज होगी, और दूसरा ओवरऑल जो स्पीड के अंदर चेंजेस है, मेरा जो रिडक्शन है टॉर्क के साथ में होना है, वो भी रिड्यूस डाउन होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, ओके, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर लोड टॉर्क के ऊपर स्पीड आपकी 0 हो जाएगी, कभी आपने बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट करी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं, नो लोड की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है, ओके ना। इसे यहाँ पर एक और चीज से आप लोग यहाँ पर देखें, जो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा था कि आपका सिस्टम में हेवी स्पीड बढ़ने से क्या सिस्टम में दिक्कतें आती हैं, तो इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स का आप रिडक्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि सर ये फ्लक्स के रिडक्शन से हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, मगर सडनली एक प्रैक्टिकल एक मशीन लेके चले आपके पास में, एक प्रैक्टिकल मशीन, जब लैब में जाएंगे आपको बताऊंगा कि जब हम ट्रांजिएंट्स की बात करते हैं, ट्रांजिएंट जो स्टडी स्टेट की बात करते हैं, ट्रांजिएंट मींस इनिशियली 5 सेकंड्स की बात करते हैं, जब मोटर के ऊपर कुछ हेवी लोड लगा होता है, उस समय कभी अचानक से कभी आपने फील्ड के फ्लक्स को अचानक से चेंज किया या फिर मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है, जो मेरी जो स्पीड है इनिशियली ट्रांजिएंट कंडीशन के टाइम पे अचानक से चेंज नहीं होती है, ड्यू टू इस इनर्शिया, उसके अपने इनर्शिया होने के कारण मशीन की स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस कारण हम मान के चलते हैं कि इनिशियली ट्रांजिएंट कंडीशन के ट्रांजिएंट के टाइम के ऊपर, इनिशियली 5 सेकंड्स के टाइम के ऊपर मेरी मशीन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, ओके, इनिशियली स्पीड कांस्टेंट होती है। और कभी मेरी ये स्पीड कांस्टेंट है, तो मेरा जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, EB is equal to EB is directly proportional to phi upon N,
और इस कंडीशन में, इस ड्रास्टिक कंडीशन में जब हम बात करें कि फ्लक्स मेरी डिक्रीज हो रही है और मेरी स्पीड इनर्शिया के कारण चेंज नहीं हो पा रही है, एक वन ऑफ द स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी जो बैक ईएमएफ की वैल्यू होगी वो भी मेरी रिड्यूस डाउन हो जाएगी। ध्यान देना इस चीज को, बैक ईएमएफ इज आल्सो विल बी चेंजेस। अब मेरा सिस्टम में बैक ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी तो उससे क्या असर होगा। अब मेरा जो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला होता है IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में। तो मेरी जो बैक ईएमएफ मेरी रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर बैक ईएमएफ मेरी रिड्यूस हो रही है, उस कारण मेरा आर्मेचर करंट बढ़ना स्टार्ट होता है। अब मेरा सिस्टम में जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा, IA की वैल्यू मेरी बढ़ेगी, तो वो क्या करेगी, मेरा जो लोड टॉर्क है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसा क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स का जो रिडक्शन है और जो आर्मेचर का रिडक्शन है, आर्मेचर का इंक्रीमेंट है, इसके अंदर आर्मेचर करंट दाव मार दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा प्रभावी है फ्लक्स के रिडक्शन से, जिस कारण की वो जो ओवरऑल टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, T इज इक्वल टू K फाई A, मतलब फ्लक्स और आर्मेचर का दोनों का रोल है। मगर हम बोले आर्मेचर का जो करंट का इंक्रीमेंट है, मैं आपको आगे न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि आर्मेचर तो हो सकता है कि 10% से डिक्रीमेंट हो, ठीक है, मगर आर्मेचर करंट 4 टाइम आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत मतलब इट मींस की 40 टाइम इंक्रीमेंट करंट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि इनिशियली कभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका सिस्टम लोड टॉर्क इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल स्टेडी स्टेट में चल रहा है, तो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू मेरी लोड टॉर्क की बढ़ जाएगी। तो मैंने इसके पहले केस में बताया था, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब मेरा लोड टॉर्क छोटा हो जाएगा, अब मेरा लोड बोलेगा कि अब मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट में लाने के लिए, इस केस को स्टेडी स्टेट में लाने के लिए अब मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड की वैल्यू को रिड्यूस हो जाएगी मेरी, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू लोड टॉर्क। अब मेरा सिस्टम में एक्सीलरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बी एक्सीलरेटेड, ये एक्सीलरेट हो जाएगी यहाँ पर सिस्टम के अंदर, ये स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ने से क्या होगा, अब मेरे सिस्टम में जैसे स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम के अंदर, मेरा जो बैक ईएमएफ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिस्टम में जैसे ही मेरा बैक ईएमएफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्दर ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वहां से आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी रिड्यूस डाउन हो जाएगी। ध्यान देना यहाँ पर, अब मेरा जब आर्मेचर करंट रिड्यूस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फर्दर प्रोसेस will be the happen। अब ये होगा कि आर्मेचर करंट रिड्यूस हो रहा है, तो मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वापस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि इसे वापस अपनी स्टेडी स्टेट की कंडीशन चाहिए। कौन सी कंडीशन चाहिए, इसको अपनी कंडीशन चाहिए कि इसको वापस से लोड टॉर्क को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क के इक्वल लेके आना है। इट मींस वापस मेरा डी एक्सीलरेशन हो रहा है सिस्टम के अंदर, इट मींस कि वापस मेरी स्पीड कम होना स्टार्ट हो रही है, ओके, वापस मेरा डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब मेरी वापस जब स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई सिस्टम के अंदर, तो मेरा यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अब आप लोग बताइए, whenever the speed will be decreases then back EMF is further increases, okay, whenever speed decreases back EMF is further decreases। और ये जो लूप है, ठीक है, ये तब तक चलेगा until unless आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लोड टॉर्क की इक्वल नहीं रख देते। This loop will be sustained until that whenever the T is equal to TL। It means कि आपका जो लोड टॉर्क का फॉर्मेशन है वैसे ऑसिलेट करता रहेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑसिलेट करता रहेगा until unless आप इस सिचुएशन नहीं ला देते। अब इसी कंडीशन को और ड्रास्टिक बनाते हैं। कभी आपने रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई कर दी है कि आपका जो फ्लक्स है बहुत ज्यादा वीकन हो गया है, फ्लक्स इतना ज्यादा वीकन हो चुका है कि आपका जो लूप आप जो देख रहे हैं ना, ये हर में सस्टेन हो रहा है, ये मतलब एज ए साइन वेव की तरह काम कर रहा है, जो कभी भी मेरे स्टेडी स्टेट में नहीं आ पाता। तो इस केस को
इस जो केस है, जो ड्रास्टिक केस बताया जहां पर कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कभी भी इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाते हैं कि हमारा सस्टेन्ड ऑसिलेशन आ जाए या फिर हमारा सिस्टम ऑसिलेशंस की तरह बिहेव करे, आगे पीछे ही मेरा मोशन करता रहे, इसलिए हम हमारा क्या करते हैं, ये जो वेरिएशन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, इसको लिमिट में रखते हैं। सेकेंड चीज हम लोग की बात करते हैं इस तरह के फ्लक्स कंट्रोल के केस के अंदर, कि जब फ्लक्स को रिड्यूस करने की बात करते हो, जब फ्लक्स रिड्यूस करने की बात करते हो तो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फीचर आप साथ में लेके आते हो, जिसको बोलते हो आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन की दो हमें केसेस मालूम है। फर्स्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और सेकंड इज डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन केस में आप लोगों को जो सेकंड केस दिख रहा है वो डीमैग्नेटाइजेशन का दिख रहा है, जहां पर कि फ्लक्स को रिड्यूस होने के कारण क्या हो रहा है, आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। और पहला वाला जो केस है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो एमएनए है वो जीएनए के साथ कुछ एंगल बनाना स्टार्ट कर देता है। एमएनए मेड सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उस केस में क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलरली जो ब्रशेस हैं, ठीक है, हमने आपको उसके पहले ही बताया था, कभी आपका एंगल बहुत ज्यादा चेंजेस होता है तो आपके जो वो कॉइल्स हैं, मतलब आपकी जो कम्यूटेटिव कॉइल्स हैं जो कि मेरे कम्यूटेशंस के लिए बनी गई है, वहां पर भी करंट नहीं होना चाहिए बेसिकली तौर पे। जब मेरा जो ब्रश है एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में जा रहा है तो उस समय के ऊपर कभी वोल्टेज, कभी हम बात करें कि कभी आपने बहुत ज्यादा फ्लक्स को वीकन कर दिया है और आपका कम्यूटेशन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, इट मींस आपका जो एमएनए का एंगल है इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि आपकी जो करंट की वैल्यू है, इट मींस जो वोल्टेज का जो चेंज है, वोल्टेज का ड्रॉप है उस पर्टिकुलर आपके अक्रॉस इतना ज्यादा आ चुका है कि आपका जो ब्रश है और जो कम्यूटेटर है उसके अक्रॉस के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो मोर देन 30 वोल्टेज हो चुका है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कभी 30 वोल्टेज से ज्यादा आपका वोल्टेज का ड्रॉप है तो इससे इफेक्ट ये होगा कि आपका ब्रश के अंदर अपना कुछ रेजिस्टेंस है और कम्यूटेटर का अपना रेजिस्टेंस है, जिस कारण के सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम के अंदर। और ये सर्कुलेटिंग करंट कभी बहुत ज्यादा हेवी है तो मेरी कम्यूटेटर को पूरी तरह से बर्न आउट कर देगा। तो ये जो दोनों इफेक्ट है मेरे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं ताकि स्पीड को बढ़ा सकें। इसलिए हम बोलते हैं कि लिमिटेशन में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरा सस्टेन्ड ऑसिलेशंस और मेरी कम्यूटेटर के अंदर बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके एडवांटेज हम यहाँ देख सकते हैं बेसिकली तौर पे, जहां पर कि इजी और कन्वीनियंट मेथड से यहाँ पर, ठीक है, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव, जहां पर कि हम लोग बात कर रहे थे कि आर्मेचर के अंदर आपके आर्मेचर का हम लोग हंसे बोलते हैं करंट बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट, तो बोलते हैं कि वहां पर जो लॉसेस होंगे, आई स्क्वायर लॉसेस होंगे कहां पर, आर्मेचर करंट वो बहुत ज्यादा होंगे रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट, जिस कारण की जो पावर लॉसेस होते हैं कहां पर ज्यादा होते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में ज्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। इस कारण बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम पावर का लॉस होता है, क्योंकि फील्ड करंट जो होता है वो 1 एम्पियर या फिर हम बात करें 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से हम लोड टॉर्क को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट करने की बात कर रहे हैं, T इक्वल टू TL की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इट मींस मैं आपको कह रहा था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाय स्पीड का फॉर्मूला होता है, ओके। और जो मेरी पावर है इस मशीन के अंदर टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करंट और स्पीड दोनों का वेरिएशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, स्पीड का ही वेरिएशन देख रहे हैं और करंट का ही वेरिएशन देख रहे हैं। मतलब एक टाइम पे या तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, और जहां पर आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ये जो वाइस वर्सा रिलेशन है आर्मेचर करंट और स्पीड, वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस कारण के हमें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर टॉर्क जो हमारा डेवलप होता है ओवरऑल इस फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल में वो कांस्टेंट होता है, जिस कारण के हम बोलते हैं किसी भी टाइम के ऊपर चाहे स्पीड आपकी बढ़ रही हो घट रही हो, इस समय आप एक टॉर्क की वैल्यू, डेवलप टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट इन नेचर, या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट ड्राइव मेथड भी हम लोग कहते हैं इस फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की मेथड को। मगर इसका जो पावर की वैल्यू वो चेंज होती है क्योंकि करंट की वैल्यू आपके यहाँ पर चेंज हो रही है आपके यहाँ पर।
मगर इसके पहले की बात करो तो याद हो तो मैंने आपको कहा था करंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, करंट विल बी सेम इन द नेचर। ठीक है, वो पहले वाली मेथड कांस्टेंट पावर मेथड है और सेकंड वाली मेथड हमारी कांस्टेंट टॉर्क मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों समझा दिए कि हमें लिमिट के अंदर स्पीड को वेरी करना चाहिए, नहीं तो हमारी ज्यादा फील्ड फ्लक्स वीकन हो जाएगी तो कम्यूटेशन पुअर हो जाएगा, और दूसरा है कि सस्टेन ऑसिलेशन हमारे रहेंगे सिस्टम में। ये दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, इन दोनों के कारण हमें ज्यादा हमें फील्ड की लिमिट तक ही हमें रखना चाहिए। सेकंड केस है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको इस प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को समझाता हूं, जो कि पीएस मेरा का 4.4 का क्वेश्चन है, जहां पर कि बोला है कि इनिशियल रूप से आपका 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 का है, इनिशियली रूप से स्पीड जो 1000 आरपीएम रेटेड पे चल रही थी, करंट की वैल्यू 15 आरपीएम। सडनली हमने क्या करा है, फील्ड फ्लक्स को सडनली हमने चेंज किया है 10% से। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम सडनली किसी चीज को चेंज करते हैं तो ट्रांजिएंट के टाइम के ऊपर मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब मैं मान के चलूं कि इनिशियली रूप से ट्रांजिएंट के टाइम के ऊपर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, बाद में हो सकता है कि मेरी स्पीड के अंदर चेंजेस आ जाए आफ्टर द ट्रांजिएंट, मतलब कि आपका ट्रांजिएंट बोलूं तो ये कंडीशन कि ये हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। मगर जो इनिशियली 5 सेकंड का जो ट्रांजिएंट टाइम है उस समय पर या 5 मिली सेकंड टाइम पे वहां पर मेरी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बताना इस ट्रांजिएंट कंडीशन के टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी करंट की रही, उसका टॉर्क के अंदर कितना चेंजेस आए मुझे ये बता। तो सिंपली इसको यहां से देखो, कहीं मैं बैक ईएमएफ की बात करूं पहले वाले केस के अंदर, तो 220 वोल्ट मेरा डीसी मशीन का वोल्टेज है, 0.1 एम्पियर का रेजिस्टेंस और 50 एम्पियर करंट जा रहा है, तो VT माइनस IR से बोले तो यहाँ से करीब 195 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर मेरा, और करंट की इसकी स्पीड की वैल्यू 1000 है जो कि कांस्टेंट है, इसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमें जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi अपॉन n, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो हमें बोल सकते हैं कि पहले वाली कंडीशन EB1 अपॉन EB2 के केस में है, EB1 इज इक्वल टू phi2 अपॉन phi1। हमें बोल रखा है कि आपका जो फ्लक्स का चेंज है कितना है, 10% है, ध्यान देना फ्लक्स का 10% चेंज है, इट मीन 0.9 का चेंज हो रहा है phi2 अपॉन phi1 के अंदर, और आपका जो EB1 की वैल्यू 195 दे रखी है, तो EB2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कभी आप लोग यहाँ कैलकुलेट करें तो EB2 हो जाएगी मेरे हिसाब से, आई थिंक माई कैलकुलेशन 175.5 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा। ओके, जो चेंज इन वोल्टेज आपका हो रहा है EB1 से EB2। अब यहाँ पर मैक्सिमम करंट जो मेरा अलाउएबल चेंज हो रहा है, मैक्सिमम करंट की चेंज की बात करूं तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज 200 था, VT माइनस EB की वैल्यू कितनी है 175.5 अपॉन RA कितना है 0.1, फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ, VT माइनस EB अपॉन RA, ये फॉर्मूले से चले हम लोग। तो मैक्सिमम करंट की बात करें जो आर्मेचर में जा रहा है तो इसकी कितना करंट होगा, निकालिए यहाँ पर 200 अपॉन 175, तो अप्रोक्सीमेटली 245 एम्पियर करंट होगा। अब मुझे आप लोग इसको परसेंटेज वाइज चेंज बताइए कितना होगा, पहले परसेंटेज में बताइए और पहले इसको फिर आप मुझे वैल्यू के टर्म में बताइएगा। तो 245 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, आई थिंक सो 50% का चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम के अंदर। ओके, इट मीन्स 245 डिवाइडेड बाय 50, मतलब 4.9 टाइम मेरा करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। कितने टाइम इंक्रीज हुई है, 4.9 टाइम्स। आई थिंक सो जब आपका परसेंटेज मतलब आपकी वैल्यू के अंदर 0.9 का चेंज हो रहा है, सिर्फ कितना का चेंज हो रहा है फ्लक्स के वैल्यू में, 0.9 वैल्यू का सिर्फ चेंज हो रहा है फ्लक्स के अंदर, तो देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आर्मेचर करंट के अंदर। ओके, दैट शुड बी आर्मेचर करंट चेंज, जो कि इतना हेवीली जा रहा है मेरी वाइंडिंग्स के अंदर। कभी आपने वाइंडिंग में सही इंसुलेशन नहीं रखी तो आपको हो सकता है कि पूरी तरह से आपका आर्मेचर जल के राख हो जाए। ओके, दूसरी चीज, अब इसके टॉर्क की रिलेशन की बात करें, T2 इज इक्वल टू T1, टॉर्क इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू करंट होता है आर्मेचर करंट, तो phi2 अपॉन phi1 इनटू आर्मेचर करंट, IA2 अपॉन I1 के रिलेशन से बात करें हम लोग यहाँ पर,
तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स के अंदर बात करें, हम इसको वैल्यू के टर्म में नहीं बता रहे हैं, इंटू 4.9 की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 4.41 करीब वैल्यू आएगी। इट मीन्स हमें बात करना है कि इनिशियली की टॉर्क की वैल्यू 1 है, T1 की वैल्यू 1 है, तो टॉर्क 4.41 टाइम इंक्रीज हो गया। इट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में जो इंक्रीमेंटल हो रहा है, कभी मैं इसको एज ए वैल्यू पोजीशन के तौर पे आपको मैं समझाऊं, जैसे एक कर्व के रूप में आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, इसको मैं कर्व के रूप में समझाने की कोशिश करूं। ये आपका टॉर्क है जीरो कंडीशन के ऊपर। इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आपकी यहाँ पर, ये 1 वैल्यू समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क था इनिशियल रूप से। ये 4 टाइम आपका इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ तक मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 4.41 टाइम। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मेरा लोड टॉर्क के ऊपर इक्वल था। अब इस टॉर्क को वापस गिराने के लिए वापस मेरी क्या होगा, इस टाइम पे मेरा एक्सीलरेशन हो रहा होगा स्पीड का। अब जब वापस मेरा वापस इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का वापस लाना है तो मेरा डी एक्सीलरेशन होगा स्पीड का, पहले एक्सीलरेशन होगा फिर डी एक्सीलरेशन होगा। अब क्योंकि टॉर्क इतना ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, तो ये मेरा टॉर्क अचानक से जीरो थोड़ा ना हो जाएगा, वापस ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, वापस मेरा ये होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये वापस ऐसा आएगा और फिर वापस आएगा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो 4.41 की वैल्यू है, हमें कहते हैं कि इतना ज्यादा, हमसे बोल रहे हैं कि 0.10% के चेंजेस से इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है मेरे टॉर्क की वैल्यू के अंदर। तो सोचिए कि कभी मैंने 10% या 20% की कभी चेंज किया फ्लक्स के अंदर, तो यही जो वैल्यू आपको 4.41 टाइम दिख रही है, ये आपकी हो जाएगी 10 टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका ओवरऑल फ्लक्स का। इट मीन्स आपका जो स्टेडी स्टेट में आने का समय लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू टीएल को, उसमें और ज्यादा लगेगा। इट मीन्स आपकी जो ऑसिलेशन है, या इट मीन्स आपकी जो डैम्पिंग से इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी सिस्टम के अंदर कि हो सकता है कि डैम्पिंग के कारण मेरी मोटर पूरी तरह से खराब हो जाए। तो हम फ्लक्स का जो वेरिएशन है उसको भी हम लोग थोड़ा लेके चलते हैं। सो दैट इज ओवरऑल माय पार्ट, जो कि यहाँ तक बताना था। तो एक कंक्लूजन लेके चलते हैं दोनों मेथड्स के अंदर। पहली मेथड थी हमारी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जहां पर हम उसको बोल देते हैं कांस्टेंट पावर मेथड, जहां पर ही बोल देते हैं आर्मेचर करंट उसके अंदर कांस्टेंट होता है। ओके, वहां पर कहते हैं कि उसे हम बिलो बेस स्पीड के ऊपर कंट्रोल करते हैं। सेकंड मेथड है हमारी आर्मेचर फील्ड कंट्रोल मेथड, जहां पर कि हम उसके फील्ड के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके सिस्टम के अंदर अबव बेस स्पीड कंट्रोल कर देते हैं, उसे हम कांस्टेंट टॉर्क मेथड कह देते हैं। दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कुछ पार्ट हमने करें, कुछ पार्ट हम ट्यूटोरियल्स के अंदर करेंगे। इसके अलावा आगे के कुछ मैं आपको ट्यूटोरियल शीट दूंगा, जिसके बेस के ऊपर आपको कल सुबह तक मुझे आई विल टेक 12 आफ्टर बिफोर 12 आप लोगों को मुझे इसको सॉल्व करना है ट्यूटोरियल क्वेश्चंस को, एंड यू विल चेक आउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।